हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम क्या करेंगे, आज हम क्लास 12th जो है आपकी होम साइंस का चैप्टर नंबर 5 की ये एक्सप्लेनेशन वीडियो है। यानी कि आप अगर इस वीडियो को देखते हैं तो आपको जो चैप्टर है वो हाफ चैप्टर आपका कवर हो जाएगा इस वीडियो में, क्योंकि ये पार्ट नंबर 1 है, मैं बता देती हूँ पहले ही, और जो पार्ट नंबर 2 है वो आपका आ जाएगा। तो आपके 2 पार्ट में ये जो चैप्टर है पूरा का पूरा मैं कवर करा दूंगी। तो चलिए बिना किसी देरी के जल्दी से स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो चैप्टर है उसका नाम क्या है, खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी। तो खाद्य प्रसंस्करण और प्रौद्योगिकी में सबसे पहले हमें ये जान लेना है कि जो खाद्य प्रसंस्करण है आखिरकार वो होता क्या है। तो उपभोग, इसमें लिखा है उपभोग के लिए कच्चे घटकों को खाद्य पदार्थ में बदलना। जो खाद्य प्रसंस्करण होता है उसमें जो कुछ बेचने के लिए, यानी कि हमें उपभोक्ताओं की मांगों को पूरा करना है तो हमें उसके लिए कच्चे माल की ज़रूरत पड़ेगी। कुछ जैसे कि इंग्रेडिएंट्स, जो संघटक है उसको हम इंग्रेडिएंट्स बोलते हैं इंग्लिश में। तो अगर आपको कोई बिस्किट बनाना है तो उसके लिए आपको आटा चाहिए, चीनी चाहिए, दूध चाहिए और थोड़ा सा तेल चाहिए। ठीक है, ये जो इंग्रेडिएंट्स हो गए ये बिस्किट बनाने के। तो ये जो कच्चे माल से एक खाद्य पदार्थ बनाया जाता है, यानी कि कच्चे माल को एक खाद्य पदार्थ में बदल दिया जाता है, किसके लिए, उपभोग के लिए, बेचने के लिए, तो उसको हम कहते हैं खाद्य प्रसंस्करण। अब खाद्य प्रसंस्करण के महत्व देख लेते हैं। इसमें है 14 जनवरी 2010 खाद्य संसाधन उद्योग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2012 तक 30 वृहत खाद्य संसाधन पार्क की स्थापना की घोषणा। तो यहाँ पे जो भारतीय सरकार है उसने क्या किया था, खाद्य प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए उसने किया था 14 जनवरी, ठीक है, 14 जनवरी 2010 आपको ईयर याद रखना है। इसमें उन्होंने जो खाद्य संसाधन उद्योग है उसको बढ़ावा देने के लिए एक उद्देश्य, बढ़ावा देने के उद्देश्य से उन्होंने क्या किया था, जो वर्ष 2012 है, ठीक है, वर्ष 2012 है, उन्होंने घोषणा की थी कि 2012 तक क्या होगा, जो 30 वृहत खाद्य संसाधन पार्क है उसकी स्थापना जो है वो हो जाएगी। इस बात की उन्होंने 14 जनवरी 2010 में घोषणा की थी। ठीक है, पूरी तरीके से स्थापना तो नहीं की थी, लेकिन ये कहा था कि हाँ 2012 तक ये जो खाद्य संसाधन पार्क है इनकी स्थापना हो जाएगी। ठीक है, ये भरोसा जो है उन्होंने जनता को दिलाया था। अब चलते हैं आगे। जो मूलभूत संकल्पनाएं हैं इस पूरे के पूरे चैप्टर की, हमें मतलब कि जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस हैं हमें पहले वो देखनी है, कि उसी के बाद जो है हम अपने चैप्टर को अच्छे से कर पाएंगे। तो देखते हैं। देखिए, तो हमें पढ़ना है सबसे पहले खाद्य विज्ञान के बारे में, कि खाद्य विज्ञान क्या है। फिर हम पढ़ेंगे किसके बारे में, फिर हम पढ़ेंगे खाद्य संसाधन के बारे में, और उसके बाद हम पढ़ेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में, और फिर चौथा यानी कि लास्ट हमारा होगा खाद्य विनिर्माण या फिर उत्पादन। ठीक है, ये 4 चीज़ें हमें सबसे पहले पढ़नी बहुत ज़रूरी है। ये इस चैप्टर का बेस समझिए। अगर आपको ये क्लियर नहीं होता है तो पूरा चैप्टर फिर आपके लिए अच्छे से आपको क्लियर नहीं हो पाएगा। तो इन्हें समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले देखते हैं हम खाद्य विज्ञान के बारे में। देखिए, खाद्य विज्ञान क्या होता है, रसायन और भौतिक आधारभूत विज्ञान। तो ये जो खाद्य विज्ञान है, फूड साइंस है, इसमें क्या है, जो रसायन और भौतिक चीज़ें हैं उनको मिलाकर जो विज्ञान बनाया गया है उसको हम कहते हैं खाद्य विज्ञान। ठीक है, इसमें हमें बहुत से तरीके सिखाए जाते हैं, उनके बारे में पढ़ाया जाता है कि जो खाद्य पदार्थ है उसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले फसल काटनी होती है, ये सभी बातें, भंडारण कैसे करते हैं यानी कि स्टोर कैसे करते हैं, तो ये सब पढ़ाया जाता है हमें। तो ये आता है खाद्य विज्ञान में। फिर है खाद्य संसाधन, नेक्स्ट है, ये है ऐसी तकनीक जो कच्चे माल को तैयार या आधे तैयार खाद्य उत्पाद में बदल देती है। तो जो खाद्य संसाधन है, हमें पूरी की पूरी बात जो मैंने लिखी है इतने इजी वर्ड में लिखी है कि आपको पढ़ने से पता चल जाएगा कि जो खाद्य संसाधन है वो क्या है। वो एक ऐसी तकनीक है जो कि कच्चे माल यानी कि आटे से बिस्किट बना लिया, तो कच्चे माल को तैयार माल बनाना, यानी कि बिल्कुल बिस्किट बना दिया। ठीक है, आटे से बिल्कुल बिस्किट बना दिया, या फिर आधे तैयार, या फिर आटे से क्या कर दिया, उसका कुछ डो बना दिया जिससे कि फिर वो आगे जाके बिस्किट के रूप में बने। ठीक है, नेक्स्ट फैक्ट्री में जैसे भी करके। तो ये तकनीकें जो है
जो कच्चे माल को तैयार माल या फिर आधे तैयार खाद्य उत्पाद में बदल देती है, इसको हम कहते हैं खाद्य संसाधन। अब बात करेंगे खाद्य प्रौद्योगिकी के बारे में। तो खाद्य प्रौद्योगिकी हमारा नेक्स्ट है। खाद्य विज्ञान तथा खाद्य अभियांत्रिकी का उपयोग, खाद्य प्रौद्योगिकी का अध्ययन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की गहरी समझ, साथ ही सुरक्षित पोषक, संपूर्ण सस्ते भंडारण संसाधन पैक करने के कौशल। तो यहाँ से जो हमारा खाद्य प्रौद्योगिकी है, इसमें क्या है, इसमें हमें जानकारी दी जाती है कि कैसे हम अपने जो खाद्य उत्पाद है उसको बढ़ा सके, उसमें बहुत सारी चीज़ें जैसे कि उसको सुरक्षित बना सके, उसमें पोषक तत्व भी हो, साथ ही साथ वो सस्ता हो ताकि जो गरीब लोग हैं वो भी खरीद सके। अब खाली महंगे तो हमें नहीं करने हैं, तो उसके अकॉर्डिंगली। फिर उसके बाद भंडारण जो है वो भी अच्छा होना चाहिए उनका, स्टोर, क्योंकि कुछ फसलें ऐसी होती हैं जो हमारे गर्मियों में चलती है और कुछ सर्दियों में। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो जो मटर है वो सर्दियों में सस्ती हो जाती है। क्यों? क्योंकि सर्दियों में उसकी खेती बहुत होती है, ठीक है, और गर्मियों में वो महंगी हो जाती है। तो गर्मियों में महंगी होती है, इसीलिए अधिकतर लोग सफोजल मटर का यूज़ करते हैं। सफोजल मटर यानी कि जो स्टोर की गई है, सर्दियों में जो मटर हमने उगाई, काटी, अच्छे से उनको स्टोर कर लिया, उसके बाद पैकेट में अच्छे से पैक कर दी और फिर उसे रख दिया ताकि हम इसे आने वाले टाइम में बेच सकें जब इसकी ज़रूरत हो। तो इसको हम भंडारण कहते हैं। तो ये सभी बातें जो है ये खाद्य प्रौद्योगिकी में सिखाई जाती है। साथ ही साथ संसाधन पैक करना, कि किस तरीके से पैक करना है, उसकी स्किल्स, कौशल जो है वो हमें बताया जाता है। और अब चलते हैं अपने फोर्थ यानी कि खाद्य विनिर्माण या फिर उत्पादन। तो खाद्य उत्पादों को बढ़ती जनसंख्या की मांगों को पूरा करने के लिए खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग। तो यहाँ पे हमें पता चला कि जो खाद्य विनिर्माण है या फिर उत्पादन, खाद्य उत्पादन जो है उसमें क्या है कि जो हमारे खाद्य उत्पाद हैं उसको क्या करना, जो बढ़ती जनसंख्या, आजकल कितनी ज़्यादा हमारी जो जनसंख्या है वो बढ़ गई है, तो उनकी मांगों को पूरा करना और साथ ही साथ किसके सिद्धांतों पर चलना, खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों पर चलना, कि कैसे हम अपने जो खाद्य पदार्थ है उसको सुरक्षित बना सकें, उसमें पोषक भी हो, सस्ते दामों पर भी हो, भंडारण विधि भी अच्छे से हुई हो और वो अच्छे से पैक भी किए गए हों। तो ये सभी क्या थे, हमारे खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांत। तो जो खाद्य विनिर्माण है वो खाद्य प्रौद्योगिकी के सिद्धांतों का उपयोग करता है, यानी कि उस पर चलता है। अब देखिए, अब है खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास। तो हमें यहाँ से पढ़ना है कि जो खाद्य संसाधन है हमारे और जो प्रौद्योगिकी है उनका विकास कैसे हुआ, डेवलपमेंट कैसे हुआ, यानी कि कैसे कैसे जो हमारे खाने हैं वो पैकेट में आने लगे। पहले के ज़माने में पैकेट में नहीं आते थे, अब जो है आने लगे हैं। तो देखिए कैसे कैसे आए हैं। तो देखिए, सबसे पहला जो कार्य किया था वो किया था निकोलस एपर्ट ने। वो क्या किया था, वर्ष 1810 यानी कि 1810 में उन्होंने, निकोलस एपर्ट ने खाद्य पदार्थों को डिब्बों में बंद करने की प्रक्रिया को शुरू किया। जो निकोलस एपर्ट है उन्होंने खाद्य पदार्थ, जितने भी खाने पीने की चीज़ें थी उनको डिब्बों में पैक करना शुरू किया, डिब्बों में बंद करना शुरू किया, जिससे कि वो अधिक समय तक चल सके और ख़राब ना हो। तो सबसे पहला कदम किसका था, निकोलस एपर्ट का, ठीक है, और वो कौन से सन में था, 1810 में। तो इस तरीके से आपके एमसीक्यूज़ भी आ सकते हैं। आपके लिए मैं इस चैप्टर के एमसीक्यूज़ भी लाऊंगी, और अगर आपने इसके पहले के चैप्टर्स के एमसीक्यूज़ या फिर जो आपकी एक्सप्लेनेशन है वो नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगी। अब देखिए, फिर है पाश्चुरीकरण विधि के जनक लुई पाश्चर 1864 में। अब जो पाश्चुरीकरण है वो क्या था, हमें सबसे पहले ये जानना है। तो पाश्चुरीकरण था हमारा, इसमें कि जो लुई पाश्चर है उन्होंने इसका क्या किया था, आरंभ किया था। और कैसे किया था, क्यों किया था। एक अंगूरी शराब होती है, वो जब उन्होंने देखा कि वो ख़राब हो रही है और उसमें जो है जीवाणु आ गए हैं, तो उनको नष्ट करने के लिए जो है ये विधि अपनाई गई थी, जिसको हमने नाम दे दिया पाश्चुरीकरण। क्यों दिया, क्योंकि इनके जनक कौन थे, लुई पाश्चर थे, इसीलिए पाश्चुरीकरण इसका नाम दे दिया। और ये कौन से में किया था इन्होंने, 1864 में। तो ये सभी जो आपको ईयर बताए जा रहे हैं आपको याद रखने हैं। इन
इनसे जो है क्वेश्चंस आपके पूछे जा सकते हैं। अब नेक्स्ट है फिर हमारा कामकाजी महिलाओं की आवश्यकता को विशेष रूप से पूरा करना। अब जो खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी का विकास जिस तरीके से हुआ है उसमें क्या किया गया, जो कामकाजी महिलाएं यानी कि जो काम करती थी, ऑफिस जाती थी या कोई भी छोटा मोटा काम करती थी, उनकी जो आवश्यकताएं हैं, मूलभूत आवश्यकताएं हैं, उनको विशेष रूप से पूरा किया गया, जिससे कि हमारा जो खाद्य संसाधन और प्रौद्योगिकी है उसका विकास हुआ। अब फिर है लास्ट इसका पॉइंट है खाद्य उद्योग द्वारा पोषण संबंधी मुद्दों पर ध्यान देना। जो खाद्य उद्योग है हमारे, उन्होंने क्या किया, जो पोषण संबंधी मुद्दे थे उन पर ध्यान देना आरंभ कर दिया, शुरू कर दिया। फिर आपका आता है FSSAI। अब FSSAI क्या है, ये एक मानक चिन्ह है। अब मानक चिन्ह का तात्पर्य क्या होता है, मानक चिन्ह वो होते हैं, आपने कभी भी कोई भी पैकेट खाया हो किसी भी चीज़ का, कोई चिप्स का खाया हो या कोई भी आपने बाहर से दुकान से ख़रीद के खाया, उसके पीछे आपको एक बार ये ज़रूर देखना है कि उस पर FSSAI मानक चिन्ह है या नहीं। अगर नहीं है तो कोई और होगा, और अगर बिल्कुल भी नहीं है, इसका मतलब जो वो खाद्य पदार्थ आपने ख़रीदा है वो ख़राब भी हो सकते हैं, मतलब कि उसके चांसेस हैं कि वो ख़राब तरीके से बनाया गया हो। क्योंकि जो FSSAI है वो क्या सुनिश्चित करता है, वो उपभोक्ताओं को भरोसा दिलाता है कि जितना भी जो खाद्य पदार्थ हैं, जितने भी उत्पादन किया गया है, वो किसी भी तरीके से ख़राब नहीं होगा, पूरी तरीके से सुरक्षित होगा। साथ ही साथ ये जो FSSAI है, जिनको ये मानक चिन्ह मिलता है, जिन खाद्य पदार्थों को, उनकी बहुत बार जो है जांचें होती हैं, हर तरीके से, भंडारण में भी होती हैं, किस तरीके से वो पकाया है, इन सभी चीज़ों में उसकी जांच होती है, तभी जो FSSAI है ये चिन्ह उनको मिलता है। तो इसका काम क्या है, इसके नियमों के अनुसार एक प्रमुख नियम मैं आपको यहाँ पे बता रही हूँ, वो क्या है, ये है शाकाहारी एवं मांसाहारी सामग्री की जानकारी हेतु हरा गोला शाकाहारी के लिए व लाल गोला मांसाहारी के लिए। तो जो FSSAI है, इसके द्वारा, इसके नियमों के अनुसार क्या है, जो शाकाहारी लोग हैं यानी कि जो मांस नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि जो अंडा भी नहीं खाते हैं, उनके लिए वो बात की जानकारी देने के लिए कि इस खाद्य पदार्थ में मांसाहारी जो सामग्री है वो नहीं मिली है, यानी कि बिल्कुल पूरी तरीके से शाकाहारी है, प्योर वेजिटेरियन फूड है ये बात बताने के लिए उपभोक्ताओं को ये क्या करते हैं, हरा गोला लगाते हैं। यानी कि आपने कभी भी कोई भी बिस्किट देखा हो तो उसमें साइड में देखिएगा ऐसे करके एक हरा गोला आपको ऐसे दिखेगा, ठीक है, मैंने आपको यहाँ पे शो कर दिया है। अब जो मांसाहारी है उसकी बात करें, मांसाहारी के लिए क्या होता है, मांसाहारी खाद्य पदार्थ की जानकारी देने के लिए जो FSSAI है, उन्होंने ये बात बताई है कि जो आपका पैकेट है उसके ऊपर कैसे कलर का गोला होगा, लाल रंग का, इस तरीके से, ठीक है। आप देखिएगा जिन खाद्य पदार्थों में, जैसे कि कोई बिस्किट है, कोई केक है, उनमें अगर अंडा मिला हुआ होता है तो ये जो लाल रंग का गोला है ये उस पर होता है। आप ज़रूर इसे चेक कीजिएगा, आपको अच्छे से पता चल जाएगा। अब इसको याद करने की एक छोटी सी ट्रिक है मेरे पास, जैसे कि जो शाकाहारी खाना होता है, जैसे कि करेला लगा लीजिए, आप पालक लगा लीजिए, ये सभी क्या है, हरे रंग की है, इसीलिए इसको हरा रंग दे दिया, यानी कि घास फूस का रंग। और जो मांसाहारी है, मांसाहारी को किसका रंग दिया, लाल रंग। लाल रंग किसका होता है, मांस का, खून का, इसीलिए इसको लाल रंग दे दिया। तो आप याद रख सकते हैं कि जो खून है वो लाल रंग का है और जो पालक है वो हरे रंग की है, इसलिए वो शाकाहारी की श्रेणी में आ जाएगी, ठीक है। अब चलते हैं अपने आगे, देखते हैं क्या है हमारे पास। अब देखिए नेक्स्ट आ गया खाद्य पदार्थों में प्रयोग की जाने वाली जानकारी। तो जो खाद्य पदार्थ हैं, हम कोई भी बिस्किट लेते हैं या कोई भी आप नमक ले रहे हैं या चावल का पैकेट ले रहे हैं, यहाँ तक कि आप सफोजल मटर ले रहे हैं पैकेट वाली, तो उसमें क्या होगा, आपको पूरी तरीके से जानकारी दी जाएगी। अब वो क्या क्या जानकारी दी जाएंगी वो हम नीचे के पॉइंट्स में पढ़ते हैं। आपको उसमें दिया जाएगा उत्पाद का नाम, ठीक है, उत्पाद के नाम के साथ आपको ब्रांड का नाम दिया जाएगा कि किस ब्रांड से है,
जैसे कि मैं अगर आपको यहाँ पे एक एग्जांपल दूँ, मैं यहाँ पे किसी का प्रचार नहीं कर रही हूँ, लेकिन जो हमारी मेलोडी टॉफ़ी होती है वो पार्ले कंपनी की होती है, हम सभी को ये बात पता है। तो पार्ले क्या है, उसका ब्रांड है, यानी कि ब्रांड है, उस टॉफ़ी का ब्रांड है, ऐसे उत्पाद का नाम दिया जाएगा। और उसके बाद है निर्माता का नाम, पता या फिर देश का नाम, कि किसने बनाया है ये नाम दिया जाएगा। साथ ही साथ पता भी दे सकते हैं, या फिर देश का नाम। जैसे कि कोई दवाई आती है, उन पे खासकर जो दवाइयाँ होती हैं उन पे ज़्यादातर जो दवाई बनती है वो हमारी जर्मनी की तौर से बनती है। तो जर्मनी देश के कंट्री के वहाँ से बनती है, तो वहाँ पे मेंशन होता है कि ये कहाँ से बनी है, जर्मनी की है, वहाँ पे जर्मनी लिखा हुआ होता है। तो आप ये भी चेक कर सकते हैं। ट्रेडमार्क होता है, फिर मानकीकरण चिन्ह होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया FSSAI। इसी तरीके के बहुत सारे चिन्ह होते हैं, एक चिन्ह नहीं बोल सकते हम यहाँ पे, बहुत तरीके के मानकीकरण चिन्ह होते हैं। MRP क्या होता है, आपका MRP प्राइस क्या होता है, इससे पता चलता है कि जो खाद्य पदार्थ है, वस्तु है, उसमें क्या है कि उसका जो मूल्य है वो सुनिश्चित कर दिया जाता है। जैसे कि बिस्किट अगर 10 रुपये का आता है तो ऐसे रुपीज़ डाल के 10 लिख देते हैं, या फिर इंग्लिश में डाल देते हैं रुपीज़ और फिर 10 लिख देते हैं, है ना। तो इससे जो उपभोक्ता है उसको पता चल जाता है कि हाँ ये 10 रुपये का है, और जो दुकानदार यानी कि बेचने वाला है वो उपभोक्ता को, खरीदने वाले को गुमराह नहीं कर सकता। यानी कि अगर जो दुकानदार है वो MRP प्राइस से ज़्यादा पैसों का, यानी कि MRP मान लीजिए 10 मैंने आपको कही थी, वो जो दुकानदार है वो इसको 11 रुपये का भी अगर बेचता है तो उस पर स्ट्रिक्ट केस हो सकता है, उस पर सख्ती से कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है। इसीलिए जो MRP प्राइस है उस पर उसके अकॉर्डिंगली ही जो हमारी खाद्य वस्तु है उसके मूल्य को जाना जाता है। उसके बाद देखिए नीचे है निर्माण और ख़राब होने की संभाव्य तिथि। जो हमारी वस्तु है, खाद्य वस्तु, उसका निर्माण कब हुआ है, यानी कि वो बनी कब है, जिसमें हमें बिस्किट के पैक में पीछे दिखता है मैन्युफैक्चरिंग मतलब उसका निर्माण कब हुआ है, तो वो डेट दी होती है। साथ ही साथ वो ख़राब कब होगी, यानी कि एक्सपायरी डेट, वो भी हमें दी जाती है। एक्सपायरी डेट, किसी वस्तु की, किसी प्रोडक्ट की एक्सपायरी डेट निकल जाती है, यानी कि मान लीजिए 10 जुलाई 2022 तक की थी उसकी डेट और वो निकल गई है, अब आपका 20 अगस्त 2022 हो गया है, तो वो जो वस्तु है जो आप खरीद रहे हैं वो पूरी तरीके से ख़राब है। अगर आप उसे खा लेते हैं तो आपके अंदर कोई ना कोई स्वास्थ्य रोग हो सकता है, इसीलिए हमें कभी भी एक्सपायरी डेट का खाना नहीं खाना चाहिए। और साथ ही साथ अगर आप गलती से ले भी आए हैं एक्सपायरी डेट की कोई भी प्रोडक्ट, तो आप उसको दुकानदार को जाके दोबारा वापस भी कर सकते हैं। फिर है सामान का सही माप। जो सामान आपने ख़रीदा है उसका माप कितना है या उसका वज़न कितना है, मतलब कि लिखा हुआ आता है ना पैकेट के पीछे नेट वेट लिखा हुआ आता है कि इसमें इतना वज़न है। कोई चीज़ 50 ग्राम की है तो उसमें 50 ग्राम लिखा आएगा, कोई अगर 100 ग्राम 0.50 की है तो वो लिखा आएगा। फिर है उत्पाद में डाले गए रंग और परिरक्षकों का विवरण। जो उत्पाद है आपका, जो वस्तु है खाद्य वस्तु, उसमें जो भी कलर्स डाले जाते हैं, साथ ही साथ जो परिरक्षक डाले जाते हैं जिनसे कि वो अधिक समय तक चल सके, उसका भी विवरण जो है वो आपको बताया जाता है। एक देखिए एक छोटा सा पैकेट है, उसके अंदर इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो हमें मिल जाती है। आप ज़रूर देखिएगा, इससे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट है उसमें मिलाई गई सामग्री। जो इंग्रेडिएंट्स मिलाए जाते हैं वो सभी बताया जाता है कि अगर बिस्किट है तो उसमें आटा, दूध, घी और कोको पाउडर, कॉफ़ी, इस तरीके के इंग्रेडिएंट्स उसमें डले हुए होते हैं। साथ ही साथ मात्रा की जानकारी कि कितनी मात्रा में डले हुए हैं, मतलब कि जैसे कि बिस्किट है उसमें कार्बोहाइड्रेट भी होता है, फैट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, तो उसकी भी जानकारी दी जाती है कि इसमें कितना प्रोटीन है, कितना फैट है और कितना कार्बोहाइड्रेट है, कितनी शुगर है, इस तरीके से। फिर है बैच नंबर या लाइसेंस नंबर। तो बैच नंबर क्या है और लाइसेंस नंबर क्या है वो भी हमें पैकेट के पीछे ही देखने को मिलता है। फिर है प्रयोग और भंडारण संबंधी आवश्यक निर्देश। जो प्रयोग करते हैं हम
किसी भी खाद्य वस्तु का प्रयोग करते हैं उसके बारे में हमें बताया जाता है, और साथ ही साथ भंडारण यानी कि उसको स्टोर कैसे करें वो भी बताया जाता है। मतलब कि कोई बिस्किट है तो उसको हमें बोला जाता है कि किसी नमी वाली जगह पे मत रखिए इसे, है ना। यानी कि हमें बिस्किट के पैकेट को हमने फ्रिज में नहीं रखना है। ये जो बात है ये हमें बताई जाती है पैकेट के पीछे ही। फिर है प्रयोग संबंधी चेतावनी, और प्रयोग संबंधी चेतावनी दी जाती है कि आप कब तक इसे प्रयोग कर सकते हैं खोलने के बाद, एक्सेट्रा। अब हम देखेंगे खाद्य संसाधन की आवश्यकता, कि जो हमारे खाद्य संसाधन है उनकी हमें आवश्यकता ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो सबसे पहला है यहाँ पे हमारा खाद्य पदार्थ खराब। जो हमारे खाद्य पदार्थ है अगर वो ख़राब हो जाते हैं, उनको बचाने के लिए कि वो ख़राब ना हो, इसके लिए हमें खाद्य संसाधन की ज़रूरत पड़ती है। तो देखिए इसके अंदर लिखा है खाद्य पदार्थ मानव उपभोग के लिए असुरक्षित, अर्थात उसे खाने से कोई स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं। अब देखिए अगर हमारा खाद्य पदार्थ खराब होगा तो उसको खाने से हमें कुछ ना कुछ बीमारी लग जाएंगी। जैसे कि अगर हम एक्सपायरी डेट का कुछ भी खाना जो है पैकेट का खा लेते हैं तो उसमें सब ये बोलते हैं कि एक्सपायरी डेट का खाना नहीं खाना है, क्योंकि उससे हमारे चेहरे पर छोटी छोटी फुंसियाँ यानी कि रैशेस जो हैं वो निकल सकते हैं। फिर एक्सपायरी डेट की हमें आई ड्रॉप यानी कि आँखों में डालने वाली दवाई होती है वो नहीं डालनी, वरना हमारी आँखों में दिक्कत आ सकती है ना। तो वो इसीलिए बोलते हैं क्योंकि जो चीज़ हम डाल रहे हैं वो पहले से ही ख़राब हो चुकी है, उसकी एक तिथि दी गई थी जो कि अब उससे आगे जा चुकी है वो, इसीलिए। फिर है निम्न परिस्थितियों में पदार्थ खराब। अब यहाँ पे मैं जितनी भी परिस्थिति आपको दिखाऊंगी इनमें जो है खाद्य पदार्थ खराब होने के पूरे चांसेस होते हैं, ठीक है। और हमें पता भी चल जाता है कि ये खाद्य पदार्थ क्या है, खराब हो गया है। अब जैसे आप अपने घर में कुछ ना कुछ पकाते हैं तो आप उसमें कोई एक्सपायरी डेट तो नहीं होती है, लेकिन उसको पहचानने के कुछ तरीके तो होते हैं। तो ये तरीके आप देखिए, पहला तरीका है यदि उसकी वास्तविक बनावट ख़राब होने लगे। मतलब कि अगर आपने कुछ ऐसी चीज़ बनाई है और वो दिखने में जो उसकी बनावट थी वो ख़राब होनी स्टार्ट हो जाए, इसका मतलब क्या है, वो खाद्य पदार्थ ख़राब होने वाला है, मतलब कि थोड़ा थोड़ा हो चुका है। फिर दूसरा है यदि उसमें कोई दुर्गंध आने लगे। अब जैसे कि आटे में खमीर लग जाता है तो उसमें से काफ़ी स्मेल आती है, दुर्गंध, बदबू आती है ना। तो वही बात है कि अगर खाद्य पदार्थ में से कोई भी दुर्गंध आने लग जाए तो वो खाद्य पदार्थ क्या है, वो भी ख़राब हो गया है। तीसरा देखिए, तीसरा है यदि उसका रंग बिगड़ जाए। यदि उसका रंग बिगड़ जाए मतलब कि अब यहाँ पे जो आटा होता है अगर आप उसमें खमीर आ जाता है और आप उसको रख देते हैं, या फिर कोई और या फिर मैं आपको एक और एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि आप आलू की सब्ज़ी बना के आपने वो 2 दिन बाहर रख दी, आलू की सब्ज़ी बिना फ्रीज में रखे, तो उसके बाद उस पर छोटी छोटी आप देखते फफूंदी आ जाती है वाइट कलर की, तो उसको कहते हैं रंग बिगड़ना। उसमें कुछ ना कुछ मतलब उसके रंग में चेंज हो गया, या फिर उसका कोई खाद्य पदार्थ ऐसे होते हैं जिसका रंग जो है वो पूरी तरीके से बिगड़ जाता है। अब दूसरा एग्जाम्पल लीजिए। दूसरा एग्जाम्पल क्या, अब वो आपसे रिलेटेड है, काफ़ी बच्चों के साथ ऐसा हुआ भी होगा, मेरे साथ भी हुआ था मेरे स्कूल टाइमिंग में। हम क्या करते हैं, हम हॉलीडेज़ जब हमारी पड़ती थी समर वेकेशंस की, उसमें हम अपने लंच बॉक्स को चाहे तो बैग से निकालना भूल जाते हैं, चाहे फिर हम स्कूल में भूल जाते हैं कि मतलब भूल गए गलती से। फिर जब हम हॉलीडेज़ के बाद वहाँ पे जाके देखते हैं स्कूल में और उस लंच बॉक्स को ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है गंदी, और वो बिल्कुल वाइट उस पर फफूंदी जो है वो लग जाती है। तो उसको कहते हैं खाना ख़राब हो गया, यानी कि पदार्थ जो है वो पूरे तरीके से ख़राब हो गया। तो यहाँ पे तो मैंने आपको ये 3 ही चीज़ बताई जो कि मेरे को बहुत इंपॉर्टेंट लगी, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में और भी दे रखे हैं तो आप उन्हें भी पढ़िए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं क्या है हमारे पास, खाद्य पदार्थ खराब होने के कारक। तो जो खाद्य पदार्थ है हमारे वो किस वजह से ख़राब होते हैं, उसके कुछ कारक तो होते होंगे। अब ऐसे ही तो कुछ ख़राब नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे जो मैं आपको खमीर, फफूंदी ये सब नाम बोल रही थी कि यीस्ट और फंगी, तो इनका क्या है, इनका भी हमें पता चलेगा कि ये किस श्रेणी के अंदर आते हैं, ये हमें देखना है। तो पहला है भौतिक कारक। आपका भौतिक कारक क्या होता है, जैसे कि आपको मैं एक एग्जांपल देती हूँ। जो भौतिक कारक होता है उसमें क्या है, भोजन में परिवर्तन के होने के कारण क्या है, उसका रंग, रूप और स्वाद में बदलाव आ जाता है ना। तो उसमें एक एग्जांपल देती हूँ, जैसे कि अब आपने कभी भी आप अपने घर में फ्रूट लाए हैं
तो कोई फ्रूट आपका थोड़ा दबाव के कारण, जिसमें भार या दबाव आ जाता है, तो जो सेब होती है वो अंदर से ब्राउन ब्राउन हो जाती है ना, बिल्कुल ब्राउन हो जाती है, और वो हम खाते भी नहीं है, खाने भी नहीं चाहिए, वो ख़राब होती है। तो ये भौतिक कारक यानी कि भौतिक परिवर्तन के कारण ही होता है। कुछ ऐसे फल या कुछ ऐसी सब्जियां जो जिन पर ज़्यादा बहार या ज़्यादा दबाव आ जाए, उसके कारण वो पिलपिली हो जाते हैं। पिलपिली जैसे कि केले में दबाव आ जाता है तो थोड़ा थोड़ा उसमें ब्राउन कलर आ जाता है और वो गिलगिला टाइप हो जाता है, और उसका छिलका भी बाहर से थोड़ा काला काला लगता है हमें, तो हमें उसको खाने का मन भी नहीं करता है, और अगर किसी का करता है तो वो खाना भी नहीं चाहिए। ठीक है। दूसरा है आपका रासायनिक। अब रासायनिक में क्या होगा, देखिए जो रासायनिक है उसका एक और एग्जाम्पल, अब रासायनिक का मैं आपको सीधा एग्जाम्पल से बताती हूँ, फिर आपको क्लियर होगा। आप अपने घर में जो दूध है उसको बाहर रख देते हैं, ठीक है, फ्रिज में नहीं रखते हैं, बाहर रख देते हैं बहुत टाइम के लिए, तो उसमें रासायनिक परिवर्तन के कारण क्या होता है कि जो दूध है उसमें जो प्रोटीन है वो जम जाता है ना, दूध में प्रोटीन जम जाता है और साथ ही साथ वो फट जाता है, जिसको हम बोलते हैं कि हाँ भाई वो ख़राब हो गया है। दूध फटने का कारण आपको यहाँ से पता चल गया, तो ये रासायनिक कारण है। अब कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जो प्रोटीन और कार्बोज की आपसी क्रिया जो होती है उनमें थोड़ी देर के बाद क्या हो जाए तो भूरे हो जाते हैं। इसमें भी एप्पल का एग्जांपल ले लीजिए। आप एप्पल को काट के मतलब कि बिल्कुल अच्छे से कट करके रख देते हैं कि हाँ मैं थोड़ी देर बाद खा लूँगा या थोड़ी देर बाद खा लूँगी, तो आप उसको अगर 20 मिनट भी रखते हैं बाहर तो क्या होगा, वो ब्राउन ब्राउन उस पर एक कोट आ जाएगी। इसीलिए हम सभी बोलते हैं कि हाँ सेब को काट कर नहीं रखना है, क्योंकि सेब को अगर हम काट कर रखते हैं तो उस पर वो ब्राउन ब्राउन हो जाएगी और फिर खाने का मन नहीं करेगा। इसीलिए सेब को हमें भी काट कर बाहर नहीं रखना चाहिए। फ्रीज़ में रखते हैं तो फिर भी ऐसा नहीं होता है, लेकिन कभी कभार फ्रीज़ में भी वो नेचुरल तो नहीं रहेगा ना जो आप पहले लाए हैं, है ना, इसीलिए आप तुरंत ही काट के खाएं तो ज़्यादा बेहतर है। अब फिर देखिए तीसरा है जीवाणु। अब जीवाणुओं में क्या क्या आते हैं, जीवाणुओं से हमें पता चल रहा है नाम से ही जीवाणु जिनके अंदर जीव हो मतलब कि अब ह्यूमन तो अपने खाने को ख़राब नहीं करेंगे, कौन ख़राब करेगा, जैसे कि कीड़े मकोड़े हो गए, खमीर हो गया और आपका फफूंदी हो गई, ये सभी। तो वो अब हम नीचे देखते हैं कि जीवाणुओं में क्या क्या चीज़ें आती हैं। देखिए जीवाणु जो है उसमें हमारा आता है कीड़े मकोड़े या फिर चूहे। चूहा भी तो ख़राब कर देता है, ब्रेड जो हम बाहर रखते हैं तो उसको खा लेता है चूहा, या फिर किसी की दुकान होती है उसमें कितने सारे चूहे घुस के कुछ ना कुछ ख़राब और नुकसान कर देते हैं। बैक्टीरिया कर देता है ख़राब, खमीर कर देता है ख़राब, फफूंदी कर देती है और एंजाइम जो है वो कर देती है। अब खमीर और फफूंदी तो आपने अपने आंखों के सामने देख रखा है। जो फफूंदी है वो ज़्यादातर सब्जियों और आटे, जैसे कि गेहूँ का आटा होता है या गेहूँ, इन सभी चीज़ों में लग जाती है, जिससे वाइट वाइट सा फूई टाइप हो जाता है। हम उसको अपनी आम भाषा में फूई बोल देते हैं, है ना। और जो खमीर है यानी कि यीस्ट, जिसको हम अपने खाने में भी डालते हैं, जैसे कि पिज़्ज़ा बनाते हैं तो उसमें जो लोग यीस्ट खाते हैं वो उसको डालते हैं ताकि वो अच्छे से बेक हो सके और उसमें ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, है ना। और जो नहीं खाते हैं वो नहीं डालते। तो खमीर का अगर हम सही तरीके से प्रयोग करते हैं तो हमारे लिए बेनिफिट के रूप में आता है, और अगर वो अपने आप से लग जाए हमारे खाने में तो उससे हमें काफ़ी नुकसान हो सकता है। जैसे कि आटा जो है उसमें खमीर लग जाता है ना, जब हम उसे बहुत टाइम तक छोड़ देते हैं बाहर, रोटी बना दी और भूल गए, ऐसे जानबूझ के तो कोई छोड़ता नहीं है, भूल गए, या फिर आप थोड़ा सा आटा, एक रोटी जितना आटा आप उसको रख के भी देख सकते हैं। आप उसको एक पूरा दिन गर्मी में रख के देख लीजिए, अभी भी रखेंगे तभी भी वो क्या है उसमें खमीर हो जाएगा, उसमें अलग तरीके के जैसे कि बबल्स टाइप होते हैं ना वो दिखने लगेंगे आपको और स्मेल आने लगेगी, तो उसको हम खमीर बोलते हैं, उसमें खमीर लग जाता है। तो यहाँ से सभी एग्जाम्पल्स हो गए आपके कीड़े मकोड़े, बैक्टीरिया, खमीर, फफूंदी और एंजाइम। ठीक है, आज के लिए इतना ही, क्योंकि बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगी वरना वीडियो, तो पार्ट 2 में करा दूँगी मैं आपको आपका। ठीक है, पार्ट 2 भी आएगा इसका, मैं आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी थी। और पार्ट 2 में हम कहाँ से शुरुआत करेंगे, खाद्य संसाधन एवं संरक्षण आवश्यकता। खाद्य संसाधन और संरक्षण की हमें आवश्यकता, हमें ज़रूरत क्यों पड़ती है। हमने यहाँ तक तो पढ़ लिया कि किस तरीके से हमारे जो खाद्य पदार्थ है वो ख़राब होते हैं, क्या क्या उसके कारक होते हैं, और हमें अपने पैकेट जो हम बाहर से ख़रीद के लाते हैं उसके पीछे क्या क्या चीज़ें जो हैं वो दी होती हैं। तो ये सभी बातें हमने आज पढ़ी, बहुत सारी चीज़ें जानी जिसकी खाद्य विज्ञान और खाद्य प्रौद्योगिकी काफ़ी है ना।
तो इसके ऊपर एमसीक्यूज़ भी आएंगे आपके लिए, और टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी बच्चे बोलते हैं कि मैम इसकी पीडीएफ प्रोवाइड होती तो ज़्यादा अच्छा होता। तो इसकी जो पीडीएफ फॉर्म में आपको ई बुक में मिल जाएगी, हर चैप्टर की, टर्म 1 के हर चैप्टर की आपको मिलेगी विद एमसीक्यू एंड सैम्पल पेपर हिंदी में जो हमने प्रोवाइड किया है वो सभी। तो आप टेंशन मत लीजिए, जल्दी से जल्दी अपनी तैयारी कीजिए, क्योंकि प्री बोर्ड्स आपके पास आते जा रहे हैं। और एक और काम, अगर आपने टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो उसे जाके ज्वाइन कीजिए। किस नाम से है हमारा? यूनिक क्लासेस के नाम से। आप सभी को अभी तक पता चल गया होगा, क्योंकि चैनल का नाम यूनिक क्लासेस है तो टेलीग्राम का नाम भी यूनिक क्लासेस है। और अगर आपने अभी तक चैनल को ही सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि अगर आप नए स्टूडेंट हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिए, ताकि वो भी मेरी वीडियो का जो है वो फ़ायदा उठा सकें। तो मैं मिलती हूँ पार्ट 2 में इसके। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, ऐसे मेहनत कीजिए, और मैं आपके लिए ऐसी अच्छी अच्छी वीडियोज़ जो है वो बनाती रहूँगी। तो थैंक यू सो मच for watching this video.